तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार होंगे। और मैं लौट आया हूँ सेकंड पार्ट के साथ कंपनी लॉ के। मैंने जैसे वादा किया था पहली वाली वीडियो के अंदर, हमने समझा था बोनस शेयर्स वगैरह। जैसे अगर मैं पहले पेज पे अगर आपको लेके चलूँ तो हमने समझा था लेसन 1 और लेसन 2 को। यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने देखा था पहली वीडियो में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए देख के आइए उसको, और फिर आगे इस वीडियो को देखेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, आगे का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को इस वीडियो में कवर करेंगे हम पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर ये फाइनल पार्ट है, इसके बाद कोई पार्ट इसका नहीं आएगा। फिर आगे और सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने पेज नंबर 10 के ऊपर सीधा, कंपनी मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स के ऊपर। चैप्टर 5 हमारा बात कर रहा है भैया डायरेक्टर्स और की मैनेजरल पर्सनल के ऊपर। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए होते हैं भैया? पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम चाहिए होते हैं। ठीक है, और 15 तक हो सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन एसआर होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन से आप उसको 15 तक कर सकते हो और उससे ऊपर भी ले जा सकते हो, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, 15 तक जा सकते हैं। और 1 पर्सन कंपनी में 1 चाहिए होता है मिनिमम, और 15 तक एक्सटेंड 15 होता है, और 15 से ऊपर भी एक्सटेंड आप कर सकते हो। टाइप ऑफ डायरेक्टर भैया, फर्स्ट डायरेक्टर होता है, सेक्शन 152 कहता है भैया अपॉइंटेड बाय द सब्सक्राइबर्स टू एमओए। देखो, स्टार्टिंग में जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो तो कुछ लोग होते हैं हमारे जो एमओए को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, वही जो सब्सक्राइबर होते हैं वो अपना पहला डायरेक्टर चुनते हैं और उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। फिर उसके बाद आता है हमारा रेजिडेंट डायरेक्टर। ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर रहा हो 182 डेज पर ईयर से ज़्यादा। ठीक है, पर ईयर से ज़्यादा, सेक्शन 149(3). देखो, सेक्शन याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं हर बार बोलता हूँ, बट गलत सेक्शन कभी भी एग्जाम में हमें नहीं लिखना होता। वुमन डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो भैया मैंडेटरी है सारी लिस्टेड कंपनी के लिए। अब लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है भैया? तो लिस्टेड कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में, किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जो वहां पे दिखाई देती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इनमें जो भी कंपनी लिस्ट हो रखी है, मतलब जिसके आप शेयर्स फ्रीली ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, दैट इज योर लिस्टेड कंपनी। ठीक है, और जो कंपनी जिनके पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा, या और का मतलब होता है या, ठीक है, या उनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है, जहां पे एंड होगा मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पे और लिखा हुआ है मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। या तो उनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या उनका टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है किसी भी पर्सन से, कंपनी के और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, ही इज टोटली इंडिपेंडेंट होता है, कैसे कह सकते हो आप, क्या एक अनजान आदमी होता है कंपनी के लिए। ठीक है, ये इसलिए रखते हैं ताकि वो निगरानी रख सके और कोई भी मिलके डायरेक्टर्स कोई भी अंदर ही अंदर साठ गांठ ना कर सके, है ना, कोई भी फ्रॉड वगैरह मेल प्रैक्टिस करने की कोशिश ना कर सके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन पर नजर से रखता है एक, और एक आपको होता है कि हाँ यार ये कोई है अनजान आदमी, तो आपका ध्यान रखता है कि हाँ यार आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे कंपनी के अंदर। लिस्टेड कंपनीज की बात करूं भैया, लिस्टेड कंपनी अगर है तो 1/3 से ज़्यादा उसके टोटल डायरेक्टर जो है, मान लीजिए किसी में अगर मान लीजिए 9 टोटल डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 3 प्लस हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। 3 प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए रह सकता है। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए रह सकता है, और 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मिल जाता है। थोड़ा ये कवर हो गया है, इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ये कवर हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3 साल का कूलिंग पीरियड रहता है, मतलब कि 10 साल, फिर उसके बाद 3 साल का गैप आ जाएगा। ठीक है, 3 साल का गैप आ जाएगा, और फिर ही कैन बी अगेन रीअपॉइंटेड। ठीक है, ये कैन अगेन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द 3 ईयर्स, और फिर वही 10 साल की तरह 10 साल के लिए और हो सकता है। फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड, एंड द थिंग्स गो ऑन। एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है भैया? ये अपॉइंट करता है बोर्ड, और ये होल्ड करता है अगली एजीएम तक। ठीक है, अगली एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो, उस तक होल्ड करता है ऑफिस को। फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है भैया, कोई भी ओरिजिनल डायरेक्टर की एब्सेंस में हो। जैसे बेसिकली कोई भी अगर डायरेक्टर आपका मोर देन 3 मंथ्स इंडिया से बाहर है, तो उसकी एब्सेंस में रहने के लिए एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भैया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है जितनी भी शेयर होल्डिंग होती है कंपनी के शेयर्स जो कि 20,000 से नॉमिनल वैल्यू से कम है। मतलब जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं जिनका जिनका शेयर होल्डिंग प्राइस ₹20,000 से कम है। मतलब जो भी लोग हमारे हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं जिनकी 20,000 से कम है, जो 20,000 से कम के शेयर्स को होल्ड करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखा जाता है, जो कि उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी बात रखता है। क्योंकि होता क्या यार, देखो 20,000 से कम का जिसके पास शेयर है, बेसिकली दैट मीन्स कि उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है कंपनी में उस तरीके से, क्योंकि जो मान लो 20,000 बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
10-10 लाख 5-5 लाख रखते हैं, तो उनका हो सकता है कि वो डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है कि वो एक अपनी चलाने की कोशिश करें। इन दैट केस आपके जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और इसी केस के लिए हम स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को रखते हैं। ठीक है, फिर नॉमिनी डायरेक्टर होता है भैया डिवेंचर होल्डर और स्पेशल क्रेडिटर अपने लिए रखते हैं कि भैया अपॉइंट करेगा कि भैया हमारी भी बात रखी जाए। फिर आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स पे। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है भैया कि कब कब डायरेक्टर को हटाया जा सकता है। भैया जहाँ पे लूनाटिक डिक्लेयर कर दिया जाए, लूनाटिक होता है भैया इंसेन हो गया, ठीक है, कंपेटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है, जो भी कोर्ट है अगर वो इसे लूनाटिक डिक्लेयर कर दे तो। फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए भैया, इंसॉल्वेंट वही दिवालिया निकलना, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाए, ई कैन नॉट पे मोर, ई कैन नॉट पे ऑफ हिज लाइबिलिटीज, ठीक है, अगर कोर्ट ऐसा बोल दे। फिर किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया या उसको 6 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट हो गई, ठीक है, तो उस केस में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स कि किन केसेस में डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता किसी भी पर्सन को। तो अगर वो लुनैटिक डिक्लेयर है किसी कंपिटेंट कोर्ट से, अगर वो इंसॉल्वेंट है या उसने इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन दे रखी है, उसको किसी ऑफेंस में कन्विक्ट कर दिया है कोर्ट ने, और उसकी या प्लस है, ठीक है, तो उसको 6 महीने से ऊपर की सजा हो रखी है, ठीक है, तो वो बट फिर वो 5 साल के लिए एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस में कर सकता है अप्लाई। फिर भैया कोई अगर हो गया है 7 साल से ऊपर की सज़ा के लिए कन्विक्ट, तो उस केस में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है, वो कभी भी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। भैया डिस्क्वालीफाई कर दिया किसी कोर्ट ने और अभी भी वो है डिस्क्वालीफाइड, ठीक है, फिर कॉल मनी पे नहीं कर पाया है 6 महीने से ज़्यादा टाइम में। फिर डायरेक्टर ऑफ कंपनी फेल टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स, भैया कब नहीं बन सकता, जब डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने फेल कर दिया है, मतलब भैया 3 साल से ज़्यादा लगातार वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करे हैं। फिर भैया रीपे नहीं किया उसने डिपॉजिट डिवेंचर डिविडेंड 1 साल से ज़्यादा हो गया है टाइम, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, तो इन दैट केस ऑल्सो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। भैया DIN प्रोविजंस जो होते हैं डायरेक्टर के, उनसे अगर वो कंपाइल नहीं करता है, ठीक है, कंप्लाई नहीं करता है, इन दैट केस ऑल्सो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पावर क्या होती है भैया, जो एक्सरसाइबल है बोर्ड के द्वारा, ठीक है, जिसके लिए कोई परमिशन वगैरह नहीं चाहिए, तो भैया इशू करना शेयर डिवेंचर को, पैसे बोरो करना, इन्वेस्ट करना कंपनी के फंड्स को, ठीक है, अप्रूव करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, CSR पॉलिसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप्रूव करना, ठीक है, कैजुअल वैकेंसीज को वगैरह को फिल करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डेली पावर जो होती है। बट हाँ, कुछ ऐसी पावर्स होती है जिनको एक्सरसाइज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे भैया कब, जब सेल या लीज करना है अंडरटेकिंग को, ठीक है, बोरो करना है पेड अप कैपिटल से भी ऊपर, ठीक है, और फ्री रिजर्व्स को छेड़ना है अगर, फिर उस केस में हो जाएगा इन्वेस्ट इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज फ्रॉम अ मर्जर फंड, ठीक है, ट्रस्ट की सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करना है मर्जर के फंड से, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको SR लेना पड़ेगा डायरेक्टर को भी। ठीक है, ग्रांट एक्स्ट्रा टाइम टू डायरेक्टर फॉर डेट पेमेंट, भैया डायरेक्टर्स को कह रहे हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए डेट पेमेंट रीपेमेंट के लिए, उसके लिए भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आगे बात करेंगे की मैनेजर पर्सन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। CEO मैनेजर होता है, इसके अंदर मैनेजर आता है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, ये 5 लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, दीज आर KMPs, ठीक है, KMPs आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए। रूल MD एंड मैनेजर कैन नॉट बी अपॉइंटेड साइमल्टेनियसली, मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, मतलब MD और मैनेजर भैया साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते अपॉइंट, 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, ये चीज़ है। कह रहा भैया इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट वर्क्स अंडर बोर्ड कंट्रोल, ठीक है, मैनेजर क्या करता है भैया, सारी चीज़ों को मैनेज करता है बोर्ड के सुपरविजन में। होल टाइम डायरेक्टर भैया होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है कंपनी के जो डायरेक्टर। कंपनी सेक्रेटरी भैया स्टैचुरी ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लाइंस के लिए, और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भैया सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए होता है। बेसिक सी चीज़ें हैं, आप रीड कर सकते हो। आगे चलते हैं मीटिंग्स के ऊपर, ठीक है, मीटिंग्स के ऊपर चलते हैं। थोड़ा पेन का कलर मैं सोच रहा हूँ कुछ डार्क ले लें, ग्रीन ले लें क्या, ग्रीन ले लें, ग्रीन दिखेगा नहीं, पिंकिश ले लेते हैं। यस, मीटिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो भैया कंपनी की मीटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ मीटिंग कौन सी होती है भैया, एक होती है बोर्ड मीटिंग, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और एक क्लास मीटिंग होती है। हम रेडी ले लेते हैं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो अब बोर्ड मीटिंग होती है हमारे, AGM होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग AGM बोलते हैं इसको। भैया कौन बुला सकता है, कौन बुलाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाते हैं बोर्ड मीटिंग को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बुलाते हैं AGM को। फिर बोर्ड रिकॉग्निशन ट्रिब्यूनल कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है। क्लास मीटिंग भैया कंपनी या ट्रिब्यूनल बुलाती है। नोटिस पीरियड क्या है भैया, 7 दिन का रिटर्न देना पड़ता है, इसमें 21 क्लियर डेज,
इसमें भी 21 क्लियर डेज, इसमें भी 21 क्लियर डेज। भैया कोरम, कोरम देखो मैं बेसिकली बताता हूँ, कोरम एक हमारा क्या कैसे कह सकते हो आप कोरम को, कि कोरम क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल चाहिए होते हैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। जब तक वो नंबर ऑफ पीपल पूरे नहीं हो जाते, यू कैन नॉट स्टार्ट द मीटिंग। ये होता है कोरम, ठीक है। मतलब कि अगर आपने कोई मीटिंग बुलाई, जैसे सपोजिटली बोर्ड मीटिंग आप बुला रहे हो, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन वहां पे मौजूद होने चाहिए उस मीटिंग के अंदर, तभी आप उस मीटिंग को कंडक्ट करोगे, उस मीटिंग को आगे बढ़ाओगे, नहीं तो वो मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। और दोबारा से आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ ये मीटिंग एडजर्न होती है, और फिर से आपको कोरम बुलाना पड़ेगा कि अगली बार जब आप मीटिंग करोगे, आप कहोगे भाई कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए मीटिंग नहीं हो सकती, वी विल बी वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग नेक्स्ट टाइम, जब हमारा कोरम पूरा हो जाएगा। तो कोरम किस कैसे कैसे चाहिए, जैसे अब बोर्ड मीटिंग के लिए आपको 1/3 टोटल स्ट्रेंथ चाहिए, या 2 डायरेक्टर चाहिए, जो भी आपका विच एवर इज हायर। ये टोटल स्ट्रेंथ किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पूरी कंपनी के 1/3 लोग बुलाने के, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर एनुअल जनरल मीटिंग में पब्लिक कंपनी में 5, 15 या 30 मेंबर होने चाहिए बेस्ड ऑन टोटल में। और प्राइवेट में भैया थोड़ा ये मिट गया है अंदर, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम एज एजीएम है, ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग में उसमें ये है। फिर क्लास मीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो भैया 1/3 ऑफ द क्लास मेंबर होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे भैया एनुअल जर्नल मीटिंग के कुछ की रूल्स होते हैं। पहली एजीएम आपको विद इन 18 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन करनी पड़ती है। सब्सिक्वेंट भैया 2 एजीएम्स के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 एजीएम्स के बीच में, एजीएम 1 और एजीएम 2 के बीच में भैया 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फिर भैया सिर्फ ऑफिस बिजनेस आवर्स में होगी 9 से 6 के बीच में, ऑन अ नॉन नेशनल हॉलीडे। फिर कहाँ पे होगी भैया, रजिस्टर्ड ऑफिस पे या उसके पास। आरओसी 3 महीने का टाइम दे सकता है, बट फिर फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जब आपका एक बार फर्स्ट एजीएम हो गई, वो तो 18 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। अब उसके बाद भी अगर आपको टाइम, मतलब आपको अब दोबारा करनी है और 15 महीने से एक्सटेंड हो जाता है, तो आरओसी से आप 3 महीने और ले सकते हो, मतलब वही 18 मंथ्स ही हो गया। बट पहली एजीएम के लिए लागू नहीं होता, वो तो 18 महीने में ही करनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी बिजनेस की बात करूं अगर, तो भैया इसमें अकाउंट्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के काम जितने भी होते हैं वो एजीएम के अंदर होते हैं। ईजीएम की अगर मैं बात करूं रिक्वेजिशन रूल्स की, तो भैया मेंबर होल्डिंग मोर देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, या 1/10 ग्रेटर देन द 1/10 टोटल वोटिंग पावर कैन रिक्वेजिशन ईजीएम, ठीक है। बोर्ड मस्ट प्रोसीड विद इन 21 डेज ऑफ रिसीट, मीटिंग हेल्ड विद इन 45 days. If board fail, requisition can call EGM within 3 months of the requisition deposit. Requisition क्या है, कौन बुला सकता है, ठीक है। रिक्वेजिशन इज बेसिकली कौन ईजीएम बुला सकता है और बुलाने के लिए क्या चाहिए। तो भैया जो मेंबर है, ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज अ लिटिल बिट। यहाँ पे जो भी मेंबर है हमारा, जिसका 1/10 से ज्यादा शेयर कैपिटल है विद वोटिंग राइट, या जिसका 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है, वो बुला सकता है, ठीक है। और बोर्ड को 21 दिन में रिसीट के जो नोटिस आएगा वो करना है, ठीक है, प्रोसीड। और विद इन 45 दिन आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो भैया रिक्वेजिशन जो होता है, जो रिक्वेजिस्ट है, ठीक है, जो रिक्वेशनिस्ट है, उसको एजीएम विद इन 3 मंथ्स आपको बुलानी पड़ेगी। टाइप ऑफ रेजोल्यूशन भैया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, आप तब से सुन रहे हो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन इज बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ऑडिटर, इन सब कामों के लिए यूज होता है, ठीक है। बोनस इशू इंक्रीज ऑफ कैपिटल, इन सब के लिए। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको वोट सिमिलर मेजोरिटी होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए जो भी है, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है तो जितने भी वोट कास्ट है उसकी सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर वोट फॉर मस्ट बी 3x वोट्स अगेंस्ट, मतलब कि भैया जितने वोट पड़े हैं आपको फॉर के लिए, वो 3 गुना होने चाहिए अगेंस्ट के। मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि हमें बाय बैक करने हैं शेयर, ठीक है, बाय बैक करने हैं। नाउ इफ 30 पीपल आर सेइंग यस, राइट, इफ 30 पीपल आर सेइंग यस, दैट मीन्स आपके जो नो बोलने वाले हैं वो सिर्फ 10 होने चाहिए, समझ गए। मतलब कि 3x होने चाहिए अगेंस्ट के, ठीक है। कि मतलब नहीं बोलने वाले अगर 10 लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई नहीं बाय बैक मत करो, तो आपको हाँ बोलने वाले 30 होने चाहिए। इन दैट केस ओनली आप फिर उसको पास कर पाओगे, समझ गए। ये चीज होती है इसके अंदर कि 3x अगेंस्ट द वोट वोट्स, ठीक है, कि जो भी अगेंस्ट में पड़े हैं, मतलब नो में पड़े हैं, जो उसके 3 गुना यस में पढ़ने चाहिए टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ये सब। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस,
रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस में यहाँ पे ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी है, ऑर्डिनरी या स्पेशल की तरह हो सकता है, दोनों की तरह, रिमूवल ऑफ ऑडिटर डायरेक्टर, अपॉइंटिंग समवन फ्रॉम अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ये सब चीज़ें। वोटिंग मेथड भैया कौन से होते हैं? शो ऑफ हैंड्स होता है, पोल होता है, पोस्टल बैलेट होता है, ई वोटिंग होती है। ठीक है, शो ऑफ हैंड्स में क्या है भैया, एक पर्सन के पास एक वोट होता है। पहला फर्स्ट मेथड, प्रॉक्सी कैन नॉट वोट, प्रॉक्सी जो आएगा वो प्रॉक्सी वाला जो डायरेक्टर है वो वोट नहीं कर सकता। फिर पोल की अगर मैं बात करूं तो भैया प्रोपोर्शनल टू पेड अप कैपिटल, पेड अप इक्विटी हेल्ड है। पोल मतलब कि जिसके हाथ में जितनी कह सकते हो आपने शेयर इन्वेस्ट करे हैं ना, उसके पास जितना पेड अप कैपिटल है हाथ में, वो हो गया। कैन बी डिमांडेड बाय, की रोल क्या है, कैन बी डिमांडेड बाय मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द, मोर देन 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है, फिर पोस्टल बैलेट में भैया ये रिटर्न होता है। ठीक है, और ये मैंडेटरी है कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए, जैसे एमओए को अगर आपको ऑल्टर करना है या बायबैक करना है। फिर ई वोटिंग होता है भैया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट, इसके अंदर मैंडेटरी होता है सारी लिस्टेड कंपनीज को जिसके भी शेयर होल्डर 1000 से ज्यादा है। प्रॉक्सी के रूल क्या है भैया, समझ लेते हैं फटाफट से। प्रॉक्सी भैया, प्रॉक्सी का फॉर्म विद इन लेस मोर देन 48 आवर्स बिफोर मीटिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप 2 दिन पहले बता दोगे कि भाई मेरा प्रॉक्सी आएगा, कोई भी डायरेक्टर है वो प्रॉक्सी हायर कर सकता है अपनी जगह पे, तो उसको 2 दिन पहले एटलीस्ट, या उससे पहले, या 2 दिन मिनिमम, उससे पहले बताना पड़ेगा उसे। फिर जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर एक प्रॉक्सी हो सकता है एक मेंबर के पास, पब्लिक कंपनी में मल्टीपल प्रॉक्सी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी सिर्फ वोट करेगा पोल में, बोल नहीं सकता मीटिंग में। ठीक है, बोल नहीं सकता वो, क्योंकि भाई वो प्रॉक्सी है, राइट, अब उसको कुछ नहीं पता अंदर का, वो सिर्फ वोट करने आया है। ठीक है, प्रॉक्सी रिवोक भी हो सकती है। ठीक है, बाय मेंबर एट एनी टाइम, और ऑटो रिवोक्ड ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। ठीक है, ऑटो रिवोक भी हो जाती है, रिवोक मतलब वापस लेना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भैया, प्रोहिबिटेड मैटर्स कौन से हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, कौन से काम नहीं हो सकते? तो बोर्ड की रिपोर्ट अप्रूव नहीं हो सकती, प्रोस्पेक्टस अप्रूव नहीं हो सकता, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हो सकती, ऑडिटर की मीटिंग नहीं हो सकती, ऑडिट कमेटी मीटिंग की। ठीक है, अप्रूवल ऑफ मैटर रिगार्डिंग टू डीमर्जर मर्जर। ठीक है, ये प्रोहिबिटेड मैटर्स हैं। प्रोहिबिटेड मैटर्स मतलब ये सब चीज़ें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जूम कॉल पे बैठ के या गूगल मीट पे बैठ के आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, आप नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, बात करेंगे लास्ट यूनिट पे, बने रहना। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही है यार तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी एडवाइस देनी है, कुछ भी कहना है, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और यार अगर वीडियो पसंद आ रही है, और ऐसी शानदार वीडियो अभी मैं लेके आऊँगा, और अभी तो कंपनी लॉ के लिए है और भी सेम 2 के 2 सब्जेक्ट और हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। अब डिविडेंड्स की अगर मैं बात करूं तो भैया डिक्लेयर सिर्फ करंट प्रॉफिट में से होता है, एक्यूमुलेटेड रेवेन्यू में से होता है, या मनी जो भी हमारा गवर्नमेंट से मिला है डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, ए परसेंटेज, ठीक है, ए परसेंटेज मतलब 1% ऑफ प्रॉफिट रिजर्व में डालना पड़ता है बिफोर डिक्लेरेशन। ठीक है, देखो डिविडेंड का थोड़ा सा काउंटिंग में टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर आपको डालना पड़ता है, कहाँ पे भैया, एक रिजर्व में डालना पड़ता है, ताकि आपका वो पैसा सेफ रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जब तक पे करने की बारी आए आपको पता लगे कि वो पैसा तो हमने खर्च दिया, तो पहले आप रिजर्व में उसको डाल के छोड़ देते हो। ठीक है, मस्ट बी डिपॉजिट इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अकाउंट विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन। पेड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, पेड ओनली इन कैश। ठीक है, चेक वारंट डिजिटल मोड, नॉट इन काइंड में नहीं दोगे आप, कोई सामान भेज दिया डिविडेंड की जगह, ऐसा नहीं है, पैसा ही देना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन के देना पड़ता है। अगर नहीं दे पाए तो भैया 1000 पर डे का चार्ज लगता है कंपनी के ऊपर, 2 साल तक की जेल हो सकती है, और 18% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट डालना पड़ेगा डिफॉल्ट अमाउंट पे। मान लो 1 लाख का करा है तो 1 लाख पे 18,000 का हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा पर एनम के हिसाब से। फिर भैया अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड का क्या सीन है? टाइमलाइन कह रहा है भैया डिविडेंड डिक्लेयर हो गया बट पे नहीं किया या क्लेम नहीं किया किसी ने 30 दिन तक, तो भैया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विद इन 7 दिन के अंदर अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे भैया। 90 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर के अपलोड करनी पड़ेगी डिटेल। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट पे कि इन लोगों ने क्लेम नहीं किया है। फिर भैया डिफॉल्ट हो गया अगर ट्रांसफर में तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यूज फॉर शेयर होल्डर बेनिफिट। ठीक है, अमाउंट अनक्लेम्ड फॉर 7 ईयर्स, भैया किसी ने अमाउंट क्लेम ही नहीं किया 7 साल तक, तो भैया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये सरकारी फंड होता है, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस पर्सन का पैसा जो भी डिविडेंड का है, अगर उसने 7 साल तक क्लेम नहीं किया। डिफॉल्ट हो गया भैया सेक्शन 124 में यहाँ पे। ठीक है, तो 5 लाख का फाइन लग जाएगा, 5 मतलब 5 से 25 लाख का फाइन लग जाएगा कंपनी के ऊपर। ठीक है, और 1 से 5 लाख का लग जाएगा ऑफिसर के ऊपर जो भी उसका इंचार्ज था। चैप्टर 7 की बात करूं, ऑडिट एंड ऑडिटर्स की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, क्वालिफाइड। ठीक है, फर्म एलएलपी सिर्फ सीए ही मेंबर जो होंगे वही सिर्फ कर सकते हैं, तो फर्म भी हो सकती है कोई, एलएलपी भी हो सकती है सीए की, और सिर्फ सीए जो होगा वही साइन करेगा।
डिस्क्वालिफिकेशन क्या है भैया, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता एक्सेप्ट एलएलपी, मतलब कोई कंपनी नहीं हो सकती, कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता कंपनी का, पर्सन जिसका बिजनेस रिलेशन है कंपनी के साथ वो नहीं हो सकता, केएमपी का या डायरेक्टर का रिलेटिव है तो नहीं हो सकता, 1 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट रखता है अगर, मतलब उसने कुछ कर रखा है इन्वेस्ट वगैरह या कुछ भी, तो वो नहीं, ठीक है। कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड हो गया विद इन लास्ट 10 ईयर, ठीक है, और फर्म ऑडिटिंग का पार्ट है, ठीक है, मोर देन 20 कंपनीज में, तब भी वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है भैया, कंपनी टाइप रेगुलर कंपनी, नॉन गवर्नमेंट में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर बोर्ड ना कर पाए तो भैया फिर ईजीएम में मेंबर्स करते हैं विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर भैया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हायर करता है, ठीक है, अपॉइंट करता है, और कितने में भैया, 60 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के। फिर अगर ये भी फेल हो जाए, ये भी फेल हो जाए तो भैया बोर्ड करेगा, बोर्ड भी फेल हो गया तो भैया फिर मेंबर इन ईजीएम करेंगे 30 + 60 डेज रिस्पेक्टिवली, बोर्ड करेगा 30 दिन में, नहीं कर पाए तो मेंबर इन ईजीएम करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 60 दिन के अंदर अंदर। पहली एजीएम में मेंबर करेंगे भैया जब तक वो 6th एजीएम तक होल्ड करता है ऑफिस, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑडिटर 6th एजीएम तक ऑफिस को होल्ड करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। इंडिविजुअल ऑडिटर 1 टर्म ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ईयर, पहला वाला जो होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो पहला वाला होता है वो सिर्फ 6ठी एजीएम तक रहता है, उसके बाद आगे फिर आप हायर करते रहते हो। इंडिविजुअल ऑडिटर जो होता है भैया 5 साल के लिए बन सकता है, ऑडिट फर्म 2 टर्म के लिए रह सकती है, 5 मतलब 10 साल हो गया, ठीक है, 10 साल हो गया। फिर उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड 5 साल का है, ठीक है, और लिस्टेड और सर्टेन कंपनी के लिए मैंडेटरी रोटेट करना जरूरी है। बस लास्ट चैप्टर पे आ गए, तो बने रहना यार, ठीक है, जाना नहीं कहीं पे भी। क्विक रिवीजन भी है मेरे पास, बट ये पीडीएफ आपको, देखो क्विक रिवीजन तो मैं क्या ही कराऊंगा, मैं कर ही रहा हूँ, बट अगर आपको चाहिए ये पीडीएफ तो यार व्हाट्सएप कम्युनिटी है सिंघा एकेडमी की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, तो वहाँ जाके फटाफट से क्लिक करो और पीडीएफ अपने पास पालो। वहाँ पे और भी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, कोई भी टिप्स हो गई, कोई भी न्यूज़ हो गई ड्यू रिलेटेड, ठीक है, कोई भी बात है, कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, अनाउंसमेंट है, ठीक है, कोई बकवास वाली चीज़ बात नहीं करते वहाँ पे हम नॉर्मल जो कम्युनिटी का एक काम है कि नोट्स प्रोवाइड करना, ठीक है, टिप्स प्रोवाइड करना, आंसर राइटिंग वगैरह, वो सब हम वहाँ पे करते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट कम्युनिटी और ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्सेस होता है सारे बुक्स और अकाउंट्स को, वाउचर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है उसको, राइट टू इंक्वायर होता है, लोन ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में पूछ सकता है भैया, सब्सिडरी कंपनी रिकॉर्ड्स के लिए भी एक्सेस है उसके पास, साइन करता है, प्रिपेयर करता है ऑडिट रिपोर्ट, फॉलो करने होते हैं उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, आईसीआई जिन्हें नहीं पता, सीए जो भी होते हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी गवर्निंग बॉडी है आईसीआई। रिपोर्ट फ्रॉड अगर उसने कर दिया तो भैया 1 करोड़ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, करेगा। रिपोर्ट फ्रॉड मतलब क्या कह रहे हैं भैया, समझ नहीं आया, कह रहा है भैया फ्रॉड को रिपोर्ट करेगा अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का, तो डायरेक्टली करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है फ्रॉड, और अगर 1 करोड़ से कम का है तो भैया ऑडिट कमेटी या बोर्ड को करेगा, ठीक है, जनरल मीटिंग करेगा और कम्युनिकेट करेगा मेंबर्स के साथ। बने रहना, वीडियो खत्म करने वाला हूँ बस थोड़ी देर में, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना यार, वीडियो को पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कुछ भी। वाइंडिंग अप की अगर मैं बात करूं तो भैया कंपनी बंद है, ठीक है, वेयर द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज एंडेड, ठीक है, इट्स प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स एंड लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू रिलीज एसेट, पे डेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस। लिक्विडेटर इस केस में अपॉइंट होता है, ठीक है, वो सारे एसेट्स को रियलाइज करता है, रियलाइज करना एसेट्स का मतलब होता है बेचना, एक आखिरी बार सारे डेट्स को पे करता है, और वाइंड अप करता है भैया प्रीसीड्स डिसोल्यूशन को, ठीक है। डिसोल्यूशन पे भैया कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, नेम हटा दिया जाता है रजिस्टर से। मोड्स क्या है भैया, कंपलसरी कर दिया ट्रिब्यूनल ने या वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में भैया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में कंपनी का खुद का इनिशिएटिव होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन और क्रेडिटर अप्रूवल करवाना पड़ता है 24, कुछ एक पर्टिकुलर क्रेडिटर अप्रूवल कराना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर क्रेडिटर से, ठीक है, 2/3, ये 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 हमारे क्रेडिटर्स अप्रूव करते हैं तभी हो सकता है, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर हो जाए या लिक्विडेटर अपॉइंट, कोर्ट का अगर ऑर्डर हो गया तो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देती है ट्रिब्यूनल। सर्कमस्टांसिस क्या है भैया, कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए अगर स्पेशल रेजोल्यूशन टू वाइंड अप द कंपनी, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया अगर बेसिकली कंपनी भैया सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम करने लग गई, ठीक है, जो अफेयर कंडक्ट कर रहे हैं वो फ्रॉडुलेंट है, ठीक है, कंपनी फ्रॉड काम कर रही है, ठीक है, फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए कंपनी बनाई है। फिर डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर 5 कंजिक्यूटिव ईयर्स,
ठीक है, ये भी एक चीज़ रहती है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर उसने 5 साल तक नहीं किया है तो वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, फिर ट्रिब्यूनल की ओपिनियन है कि भैया ये सही है इस कंपनी को बंद करना, तो वो भी हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे भैया जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, क्या भैया लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो बंद कर दो। डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, भैया डायरेक्टर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंपनी पैरालाइज हो गई, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्टिव हो गया तो भी बंद कर देनी चाहिए। हैवी लॉस हो गया तब भी बंद कर दो। ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी मतलब कोई भी पर्टिकुलर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कर रहे हैं। बबल कंपनी, अगर कोई रियल बिजनेस एक्टिविटी कुछ है नहीं, बस ऐसी शेल कंपनी बना दी है, तो इस केस में भी बंद हो जाती है वो। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट्स मेरे खराब हो गए यहाँ पे किसी वजह से, ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच मे बी। ठीक है, तो ये इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्टेप 1 बोर्ड मीटिंग होगी। ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ, बोर्ड मीटिंग होगी सबसे पहले, क्या स्टेप्स होते हैं मैं वैसे बता रहा हूँ आपको आईबीसी में। ठीक है, आईबीसी मतलब वॉलेंट्री वाला, जहाँ भी आईबीसी दिखे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, इसका मतलब वॉलेंट्री है। कंपलसरी बाय ट्रिब्यूनल तो कंपनी एक्ट में है ही। ठीक है, तो पहले बोर्ड मीटिंग होगी, फिर जर्नल मीटिंग होगी, उसके बाद क्रेडिटर्स का अप्रूवल लोगे आप, फिर उसके बाद नोटिफाई करोगे आरओसी को। ठीक है, आरओसी को बताओगे, फिर पब्लिक आप नोटिस एक निकालोगे गेजेटेड उसमें। ठीक है, विद इन 5 दिन के अंदर फिर एक प्रीलिमिनरी क्या करोगे, इसमें कुछ लिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्रीलिमिनरी कुछ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे, मतलब वही बेसिकली वही सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, और फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देंगे एनसीएलटी को, आरओसी पे, कि भाई आप इसको वाइंड अप कर दो। ठीक है, पावर क्या है ट्रिब्यूनल की। ठीक है, ट्रिब्यूनल की पावर क्या है, अगर वाइंड अप की पिटीशन पहुंच जाती है, वाइंड अप करो, तो भैया डिसमिस कर सकती है पिटीशन। ठीक है, कि नहीं यार नहीं करनी वाइंड अप, हम मना कर रहे हैं मत करो। फिर इंटरिम ऑर्डर कर सकती है अगर उसे लगे यार हो सकती है करनी ज़रूरी है। फिर एक लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, और कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है अगर उसे ठीक लगे, बट प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन के 90 दिन के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल को बताना पड़ता है। फिर क्विक रिवीजन है यार, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीडीएफ आपको सिंहा अकेडमी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी। लैंडमार्क केस स्टडीज देखो, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा, इसको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ आप याद कर लेना। ठीक है, नाम पता होना चाहिए, अंदर का इतना ना पता हो कोई बात नहीं, अंदर का इतना ना पता हो कोई बात नहीं, बट यू शुड नो द नेम एटलीस्ट। ठीक है, ये हो जाता है ख़त्म यहीं पर। ठीक है, स्टडी टिप्स भी दे रखी हैं एग्जाम सक्सेस के लिए, तो ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी कहाँ पे भैया, सिंघा अकेडमी के व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी देख सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।